Yes, good afternoon everyone. So today we are going to study with the contract of guarantee. So previous lecture में हमने डिस्कस किया था contract of indemnity. Contract of guarantee is a part of a contract of indemnity. Contract of indemnity पढ़ते समय और उसके पहले हमने देखा था कि contract किसे कहते हैं, agreement कैसे कहते हैं, देन वैलिड कोई भी एग्रीमेंट वैलिड कब होता है, उसमें कंसिडरेशन क्या होता है, कंसिडरेशन कब वैलिड होता है, देन प्रपोजल ऑफर, वैलिड ऑफर, फ्री कंसेंट, बहुत कुछ हमने देखा था. बट जितने भी टॉपिक्स आपने अभी तक पढ़े थे उसमें हमने ये पढ़ा था कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैसे बनता है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कैसा होता है, कॉन्ट्रैक्ट लीगल कैसे बनता है. इन सब चीज़ों को हमने प्रीवियस टॉपिक्स पे डिस्कस कर लिया. नाउ अभी हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को पढ़ेंगे. ओके, सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो है इसमें 3 पार्टियां होती हैं. एक होता है श्योरिटी, और लाइन से लेते हैं. एक होता है प्रिंसिपल डेटर, और एक होती है बैंक या फिर कोई भी पर्सन जो आपको उधार दे रहा हो या लोन दे रहा हो, दैट इज क्रेडिटर. और एक होता है श्योरिटी यानी कि गारंटर. तो 3 पार्टीज हैं, प्रिंसिपल डेटर, क्रेडिटर और श्योरिटी. तो ये जो श्योरिटी होता है ये कौन होता है? श्योरिटी इज अ पर्सन हु गिव्स द गारंटी. क्योंकि हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे श्योरिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन. श्योरिटी कौन है? वो पर्सन जो गारंटी देता है. अ पर्सन हु गिव्स द गारंटी इज नोन एज अ श्योरिटी. और बैंक कौन हुआ? क्रेडिटर, यानी कि द पर्सन टू हुम द गारंटी इज गिवन. बैंक को ही आप गारंटी दोगे ना. इफ इन केस आपका फ्रेंड बैंक से लोन लेता है तो बैंक वाले ऐसे बोलते हैं ना कि गारंटर लेके आओ भाई. तो यानी कि जब आप गारंटर लेके आते हो तो आप गारंटी देते किसको? गारंटी हम बैंक को देते हैं. तो दैट्स व्हाई जो बैंक है वो हमारी क्रेडिटर होगी. और श्योरिटी कौन होगा? जो गारंटी देता है. दैट इज अ पर्सन हु गिव्स द गारंटी इज नोन एज अ श्योरिटी, एंड द पर्सन टू हुम द गारंटी इज गिवन इज नोन एज अ बैंक. और फिर क्रेडिटर. अब उसमें बैंक हो, कोई प्राइवेट ऐप वाले हों. इन नाउ डेज वी हैव क्रेडिट बी, फ़ोन पे, जी पे, बहुत सारे ऐप्स हैं जो ऐसे आपको छोटे छोटे लोन्स प्रोवाइड करते रहते हैं. बट यस, वैसे ये जो लोन्स होते हैं इसमें आप बोलोगे भाई हमको गारंटर की ज़रूरत तो नहीं पड़ती, बिकॉज ये लोग हमसे 6 महीने का या 3 महीने का फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेते हैं. तो जब आप 6 या 3 महीने का फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे देते हो तो कंसर्न अमाउंट वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं. तो दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ अ लोन ओनली. बट वहाँ पे गारंटर नहीं है, वहाँ पे हम फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स देखते हैं. बट इन केस जब आपको ह्यूज अमाउंट का लोन लेना होता है, बड़े अमाउंट का लोन लेता हो, मैक्सिमम हम बैंक के पास अप्रोच करते हैं या किसी ऐसे लाइसेंस पर्सन के पास अप्रोच करते हैं जो पैसे के लेन देन कर सकता है. तो जनरली वो हमसे गारंटर्स की डिमांड करते हैं. तो जब गारंटर्स की जहाँ पे डिमांड है, जहाँ आपको गारंटर और या फिर एक श्योरिटी पर्सन को लेके जाना है, तो वहाँ पे ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ श्योरिटी का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होता है. ओके, तो अभी हमने डिस्कस किया कि 3 लोग होते हैं यहाँ पे, दैट इज़ प्रिंसिपल डेटर, क्रेडिटर एंड श्योरिटी. अब क्रेडिटर और श्योरिटी तो हमने डिस्कस कर लिया, बट प्रिंसिपल डेटर क्या होता है? तो प्रिंसिपल डेटर वो होता है जिससे पैसे चाहिए. दैट इज पर्सन इन द रिस्पेक्ट ऑफ हु इज डिफॉल्ट द गारंटी इज गिवन. हम गारंटी पढ़ रहे हैं तो भाई गारंटर की ज़रूरत कब पड़ेगी? जब जिससे पैसे चाहिए, दैट इज़ प्रिंसिपल डेटर. जब वो डिफ़ॉल्ट कर देगा, यानी कि वो पैसे नहीं देगा या फिर वो पैसे देने से मना कर देगा, तभी तो हमको गारंटर चाहिए. तो यानी कि हम क्या कहेंगे? द पर्सन इन द रिस्पेक्ट ऑफ हु इज़ डिफ़ॉल्ट द गारंटी इज़ गिवन इज़ नोन एज अ प्रिंसिपल डेटर. यानी जिसके डिफ़ॉल्ट में गारंटी दे रहे हैं वो प्रिंसिपल डेटर होगा. और टू whom the guarantee is given is known as a creditor, and who gives the guarantee is known as a surety. तो पहले तो हमको इन 3 लोगों को याद रखना है कि 3 पार्टियों से एग्रीमेंट बनता है हमारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में. 3 लोग होते हैं. जब लोग 3 हैं तो एग्रीमेंट्स भी 3 हैं. 3 से 3 एग्रीमेंट बनते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में. दैट इज फर्स्ट एग्रीमेंट इज बिटवीन द क्रेडिटर एंड द प्रिंसिपल. यानी पहला एग्रीमेंट जो है वो क्रेडिटर और प्रिंसिपल के बीच में बनता है. तो फर्स्ट एग्रीमेंट इज बिटवीन द क्रेडिटर. क्रेडिटर कौन है? जो आपको पैसे दे रहा है. प्रिंसिपल डेटर कौन है? जो पैसे उधार पे ले रहा है.
या लोन के तौर पे ले रहा है। तो फर्स्ट एग्रीमेंट तो इन दोनों के बीच हो गया लेन देन को लेकर। सेकेंड एग्रीमेंट होती है बिटवीन द श्योरिटी एंड द क्रेडिटर, यानी कि जो श्योरिटी है वो एश्योरेंस देता है क्रेडिटर को कि दैट यस इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय द प्रिंसिपल डेटर आई विल पे दैट अमाउंट। तो यानी कि श्योरिटी ने क्या किया, श्योरिटी दी, एश्योरेंस दिया, गारंटी दिया बैंक को, क्रेडिटर को। तो समवेयर क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच में भी एक एग्रीमेंट हुआ कि प्रिंसिपल डेटर ने नहीं दिया तो मैं पैसे दूंगा। गारंटर का मतलब यही होता है, श्योरिटी का मतलब यही होता है। सो ये सेकेंड एग्रीमेंट हो गया। दैट इज फर्स्ट एग्रीमेंट इज बिटवीन क्रेडिटर एंड द प्रिंसिपल, सेकेंड एग्रीमेंट इज बिटवीन क्रेडिटर एंड श्योरिटी। क्रेडिटर एंड प्रिंसिपल मैंने पहले बोला, प्रिंसिपल मीन्स प्रिंसिपल डेटर, और यहाँ पे क्रेडिटर एंड श्योरिटी, दैट इज सेकेंड वाला पॉइंट। थर्ड एग्रीमेंट किसके बीच में होता है? थर्ड एग्रीमेंट इज बिटवीन द प्रिंसिपल डेटर एंड द श्योरिटी, यानी प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी के बीच में तीसरा एग्रीमेंट होता है। अब देखो प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी के बीच में कैसा एग्रीमेंट होता है, क्वेश्चन है। जैसे अगर हम बोले कि प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर, तो बात समझ में आती है, उन दोनों का लोन लेन देन है। श्योरिटी और क्रेडिटर अगर बोले तो भी ठीक है, चलो वो गारंटी ले रहा है। लेकिन श्योरिटी और प्रिंसिपल डेटर के बीच में एग्रीमेंट क्यों होता है? तो श्योरिटी और प्रिंसिपल डेटर के बीच का जो एग्रीमेंट होता है वो इम्प्लाइड इन नेचर होता है। मतलब ऑलवेज ये ज़रूरी नहीं होता कि ये थर्ड फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट को आप राइटिंग फॉर्म में, राइटिंग में टर्म्स एंड कंडीशंस में रिड्यूस करो। ये एक मतलब इम्प्लाइड एग्रीमेंट होता है कि भाई देखो कॉमन सेंस की बात है कि अगर प्रिंसिपल डेटर जो है अगर वो डिफ़ॉल्ट करता है तो पैसे तो श्योरिटी भर देगा क्योंकि उसने गारंटी ली है, तो पैसे उसे भरने हैं। तो जब गारंटी ली है तो श्योरिटी को श्योरिटी तो बनना पड़ेगा, दैट इज अमाउंट तो देना पड़ेगा। बट श्योरिटी के जो पैसे चले गए बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल डेटर, वो तो श्योरिटी को पैसे वापस मिलना चाहिए ना। तो वो पैसे श्योरिटी को कैसे मिलेंगे? जब उसका प्रिंसिपल डेटर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में 3 कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। एक श्योरिटी का कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ होता है? प्रिंसिपल डेटर के साथ होता है कि भाई मैंने तेरे पैसे, दैट इज श्योरिटी कह रहा है कि मैंने तेरे पैसे तेरे बिहाफ में बैंक में भरे क्योंकि तुम तो डिफ़ॉल्टर हो चुके थे। तो जब तुम डिफ़ॉल्टर हो गए तो मैंने पैसे भरे, तो मुझे मेरा पैसा तो रिटर्न चाहिए ना। इट मीन्स श्योरिटी जो है वो सेम अमाउंट को जो कि उसने भरा था वो अमाउंट वो प्रिंसिपल डेटर से क्लेम कर सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस थर्ड वाला एग्रीमेंट। ओके, सो ओवरऑल पार्टीज भी 3 और तीनों के बीच में एग्रीमेंट भी 3 बिटवीन द क्रेडिटर एंड प्रिंसिपल, श्योरिटी एंड क्रेडिटर, श्योरिटी एंड प्रिंसिपल डेटर। ओके, yes. With this, there are some essentialities for the contract of guarantee. That is, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की बात करें तो कुछ essentialities हैं इसकी। दैट इज इन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये चीज़ें हैं तो फिर हम कंसिडर करेंगे कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है। सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है गारंटी का, ये कॉन्ट्रैक्ट खुद वैलिड होना चाहिए। दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी मस्ट कंटेन ऑल द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में जितनी भी एसेंशियलिटीज़ होती हैं वो सारी एसेंशियलिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में भी होनी चाहिए। सो पॉइंट्स आर लाइक देयर मस्ट बी डेट विच इज़ एग्जिस्टिंग और अनफोर्शिएबल। तो पहली बात तो ऐसा कोई डेट होना चाहिए, कोई ऐसा उधार या कोई ऐसा लोन अमाउंट होना चाहिए जो एग्जिस्टिंग हो, दैट इज सच में हो, छोटा मोटा ना बोला हो कि भाई पैसा लिया था या पैसा लेना है, गारंटी ले ले और पैसा लेना ही नहीं है, बाद में पता चला। मतलब एक फ्रेम्ड स्टोरी, कुकड स्टोरी हो जहाँ पे प्रिंसिपल डेटर से बाद में क्रेडिटर जो है वो श्योरिटी से पैसे वसूल करने लगा कि मैंने दिया था, जबकि सच में ना दिया हो। मतलब इस झूठ तरीके से झूठ बोल के फंसाया ना जाए, इसीलिए जो डेट है वो एग्जिस्टिंग होना चाहिए प्लस एनफोर्शिएबल होना चाहिए। हाँ, एनफोर्शिएबल होना चाहिए मीन्स, एनफोर्शिएबल मीन्स जिसे आप कोर्ट में, इट्स लाइक कोर्ट ऑफ लॉ में आप अप्लाई करा सकते हो, तो एनफोर्शिएबल वाले होने चाहिए। तो अप्लाई करा सकते हो मतलब एक्चुअली जब हम किसी से डेट लेते हैं, डेप्थ लेते हैं, तो जो ये जो डेप्थ होता है इट इज़ बार्ड बाय द लॉ ऑफ लिमिटेशन। एक लॉ ऑफ लिमिटेशन है। लॉ ऑफ लिमिटेशन
ऐसा बोलता है कि अगर आपने 3 साल में आपके डेट को किसी से रिसीव या रिकवर नहीं किया तो आप टाइम बार्ड हो जाओगे, मतलब कि आफ्टर 3 इयर्स आप उसी डेट को रिकवर नहीं कर सकते। दिस इज व्हाट द जनरल रूल इज। ऑफ कोर्स इन एक्सेप्शनल सिचुएशन वी हैव एक्सेप्शनल रेमेडीज, बट जनरल रूल सेज कि अगर 3 साल में अपने डेट को रिकवर नहीं किया तो फिर आप टाइम बार्ड हो चुके हो। तो यानी कि ये जो है, जो हमारा डेट है वो वैलिड कब होगा, उसको वैलिड बनाने के लिए वो एनफोर्सेबल होना चाहिए, दैट इज विद इन 3 इयर्स वाला होना चाहिए। और 3 साल के बाद वाला भी अगर डेट मुझे रिकवर करना है तो मुझे कोर्ट से एप्लीकेशन करके अलाउ करवा के लेके आना पड़ेगा कि मैं आफ्टर 3 इयर्स भी डेट को रिकवर करने के लिए एलिजिबल हूँ। दैट्स वाई इट सेज दैट एनफोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑफ कोर्स देयर मस्ट बी 3 पार्टीज, 3 पार्टीज होनी चाहिए, दैट इज प्रिंसिपल डेटर, क्रेडिटर और हमारी श्योरिटी। सो लायबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल डेटर इज अ प्राइमरी हियर, दैट इज जो प्रिंसिपल डेटर है उसकी जो लायबिलिटी है, उसकी जो जिम्मेदारी है अमाउंट को रिटर्न और रिपे करने की, वो प्राइमरी है। दैट इज सबसे पहले ये जिम्मेदारी प्रिंसिपल डेटर की है कि वो उन पैसों को क्रेडिटर को रिटर्न करेगा। इफ़ इन केस प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट हो जाता है तभी हम वो पैसे दैट इज क्रेडिटर को कहेंगे लौटाने के लिए। तो लेकिन प्रिंसिपल डेटर ने डिफॉल्ट नहीं किया, या प्रिंसिपल डेटर ऐसा भी नहीं कि वो पैसे नहीं देना चाहता है या नहीं दे रहा है, दे भी रहा है, फिर भी हम श्योरिटी को जाके बोलेंगे, ऐसा नहीं होता। हम श्योरिटी को कब बोलेंगे, जब प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट करेगा, यानी जब वो मना करेगा या फिर पैसे नहीं देगा तभी। तो प्राइमरी लायबिलिटी इज विद द प्रिंसिपल डेटर ओनली। नेक्स्ट वी हैव द लायबिलिटी ऑफ द श्योरिटी। प्रिंसिपल डेटर की तो प्राइमरी हो गई, तो श्योरिटी की जो लायबिलिटी है वो सेकेंडरी हो गई। इट अराइज ओनली व्हेन द डिफॉल्ट इज कमिटेड बाय द प्रिंसिपल डेटर। प्रिंसिपल डेटर ने अगर डिफॉल्ट कमिट किया है तभी उनकी लायबिलिटी आती है, अदरवाइज तो नहीं आती। प्लस देयर शुड बी सम कंसिडरेशन इन दैट, कुछ कंसिडरेशंस होने चाहिए। विदाउट कंसिडरेशन आपका कॉन्ट्रैक्ट ही वैलिड नहीं होता तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी भी वैलिड नहीं होगा। देयर मस्ट बी प्रॉमिस बाय द श्योरिटी। अब जो श्योरिटी या जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस अभी हमने डिस्कस किया कि इसमें 3 टाइप्स के एग्रीमेंट्स होते हैं, तो जो भी एग्रीमेंट्स हो उन्हें हम, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप राइटिंग में ही रिड्यूस करोगे, इट मे बी इन एक्सप्रेस फॉर्म और इट मे बी इन अ ओरल फॉर्म और इट मे बी इन अ इम्प्लाइड वे ऑल्सो। तो यानी कि किसी भी सिचुएशन का कॉन्ट्रैक्ट हो, ऑल द सिचुएशंस, ऑल द मोड्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट आर एक्सेप्टेबल हो, एक्सप्रेस वाला हो, ओरल वाला हो, रिटन वाला हो या फिर अपना इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो। थोड़ा सा हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन द, नहीं डिफरेंस बिटवीन लास्ट में करेंगे। इट्स लाइक इसके बाद दैट इज क्या, अपना कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का डेफिनेशन देख लेते हैं। इट्स लाइक अभी जो हमने डिस्कस किया दैट इज एक्सप्लेनेशन पार्ट ऑफ डेफिनेशन ओनली। तो अब हम डेफिनेशन को देखेंगे तो डेफिनेशन हमको ईजिली समझ में आ जाएगा बिकॉज एक्सप्लेनेशन हम देख चुके हैं। सो डेफिनेशन सेज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस or discharge the liability of a third person in case of his default। यानी थर्ड पर्सन जब डिफॉल्ट करता है तो उसकी लाइबिलिटी से उसको फ्री करने के लिए जो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करता है वो कौन होता है, श्योरिटी होता है। नाउ श्योरिटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में एक और कॉन्सेप्ट आता है दैट इज कंटिन्यूइंग गारंटी का। कंटिन्यूइंग गारंटी सेज अ गारंटी which extend to a series of a transaction, यानी जहाँ पे एक से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हो उसे हम कंटिन्यूइंग गारंटी का केस कहते हैं। कंटिन्यू, एक के बाद एक। इफ देयर इज अ सिंगल ट्रांजैक्शन देन इट इज़ नोन एज अ, सिंगल ट्रांजैक्शन है तो हम उसे स्पेसिफिक वाला कहेंगे, स्पेसिफिक गारंटी। एक से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस है तो हम उसे कंटिन्यूइंग गारंटी कहेंगे। जैसे कि अगर कोई प्रिंसिपल डेटर है, जैसे कि समझ लो आप ही प्रिंसिपल डेटर हो, दैट इज़ यू वांट मनी, लोन पे लेना है या उधार पे लेना है, तो ये जो पैसे आप जिससे लेने जा रहे हो क्रेडिटर से, उसने आपको बोला कि भाई कोई गारंटर दे दे सो दैट मेरा पैसा सेफ रहे, कि तूने नहीं दिया तो एटलीस्ट वो पर्सन मुझे दे देगा। तो आप गारंटर लेके जाते हो, तो आपने 10,000 रुपये क्रेडिटर से ले लिए। एक हफ्ते के बाद आप फिर जाते हो श्योरिटी के पास, आप बोलते हो भाई ज़रा एक बार और गारंटी ले लेना, मेरे को अर्जेंट में वापस से 20,000 रुपये की ज़रूरत पड़ी है, मेरे घर में शादी है, मुझे थोड़ा काम है।
तो ठीक है 20,000 आपने ले लिया। आफ्टर सम टाइम आप वापस से जाते हो एंड देन यू से अगेन लास्ट टाइम एक बार और गारंटी दे दे, सो एंड सो इज इम्पॉर्टेंट वर्क इज विथ मी, तो प्लीज़ कॉपरेट लास्ट टाइम मुझे ऑप्शन दे दे, फिर इसके बाद चाहिए तो तू मत बनना गारंटर मेरे केस में, एक बार और बन जा। 50,000 का तो होगा, उतना पुराना नहीं है। एक बार 10 लिया, एक बार 20 लिया, एक बार सॉरी आई मीन उतना ज़्यादा नहीं है, एक बार थोड़ा सा और 20,000 ले लेता हूँ, 50,000 का हो जाएगा। इट्स लाइक कि यहाँ पे जो श्योरिटी है, जो गारंटी ले रहा है, वो वेरियस ट्रांजैक्शंस में ले रहा है, एक बार का ट्रांजैक्शन नहीं है ये, 2-3 बार का ट्रांजैक्शन है। तो जब हम एक से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं उसे हम कंटिन्यूइंग गारंटी कहते हैं, और जब हम सिर्फ सिंगल ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं तो वो हमारा स्पेसिफिक गारंटी वाला कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो यानी कि कंटिन्यूइंग गारंटी का कॉन्सेप्ट भी एग्जिस्ट करता है। तो ये कंटिन्यूइंग गारंटी हुई जहाँ पे हम एक से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं। अगर आप डिफरेंस देखो, दैट इज बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में दो पार्टीज होती हैं, देयर आर टू पार्टीज, एक इंडेमनीफायर, दूसरा इंडेमनिटी होल्डर। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में तीन पार्टीज होती हैं, दैट इज प्रिंसिपल डेटर, क्रेडिटर एंड श्योरिटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में जो इंडेमनीफायर होता है उसकी लायबिलिटी प्राइमरी होती है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी प्राइमरी होती है, और इन केस ऑफ अ डिफॉल्ट बाय द प्रिंसिपल डेटर सेकेंडरी लायबिलिटी किसकी होती है, श्योरिटी की होती है। जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता है, इट डिपेंड्स ऑन द हैपनिंग ऑफ द लॉस। हैपनिंग ऑफ द लॉस इज द कंटिजेंसी ऑन विच द लायबिलिटी ऑफ द इंडेमनीफायर डिपेंड्स। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में ऐसा नहीं होता, देयर एग्जिस्ट अ डेट which is recoverable and repayment of its guaranteed by the surety। यहाँ पे कुछ भी लॉस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लॉस होने के पहले ही जो श्योरिटी है वो आके अमाउंट को भर देता है। यहाँ पे ऐसा सीन है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में क्या होता है, देयर इज ओनली वन एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में तीन एग्रीमेंट्स हैं, है ना, हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि यहाँ पे 3 एग्रीमेंट्स होते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का, टू सेव फ्रॉम द लॉस, और यहाँ पे गारंटी में श्योरिटी टू द क्रेडिटर, दैट इज जो पैसे दे रहा हो उसे श्योरिटी एश्योरेंस देना कि उसका पैसा डूबेगा नहीं। इंडेमनीफायर्स जो होते हैं, दे कैन नॉट sue a थर्ड पार्टी फॉर द लॉस सफर्ड, बट श्योरिटी कैन sue टू द प्रिंसिपल डेटर टू रिकवर हिज लॉस। यानी श्योरिटी को अगर चाहिए तो अपना लॉस रिकवर करने के लिए प्रिंसिपल डेटर पे केस कर सकता है। विद दिस हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एंड्स हियर। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी तो हमने पहले कर लिया था ना, अभी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी भी कर लिया। अब हम देखेंगे राइट्स ऑफ श्योरिटी। जैसा कि हम देख रहे हैं श्योरिटी के जो राइट्स होते हैं, it is very important here because ओवरऑल श्योरिटी ही तो मेन कॉन्सेप्ट है घुमा फिरा के। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में जो गारंटर है वो खुद बहुत ज़रूरी है, दैट इज श्योरिटी बहुत ज़रूरी है। तो जो श्योरिटी पर्सन है उसके पास कुछ राइट्स तो होने चाहिए। आफ्टर ऑल श्योरिटी इज टेकिंग गारंटी कि प्रिंसिपल डेटर अगर कंडीशंस को प्रॉपरली फुलफिल नहीं करता है, पैसे पूरे टाइम से नहीं लेता है, तो मैं दे दूंगा। तो जब श्योरिटी गारंटी लेता है प्रिंसिपल डेटर की, तो उसके पास कुछ राइट्स होने चाहिए, कुछ अधिकार होना चाहिए। तो क्या राइट्स है वो देखते हैं श्योरिटी के पास। तो श्योरिटी के पास जो पहला राइट्स है, दैट इज राइट ऑफ सब्रोगेशन। सबसे पहला राइट्स जो श्योरिटी के पास है वो राइट ऑफ सब्रोगेशन है। सो राइट ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर, राइट ऑफ अ श्योरिटी अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर, दैट इज राइट ऑफ सब्रोगेशन जो है ये अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर है। दैट इज प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट में इस राइट्स को हम यूज़ कर सकते हैं, दैट इज जो श्योरिटी पर्सन है वो यूज़ कर सकता है। तो ऐसी कौन सी राइट्स हैं हम वो देखते हैं। सब्रोगेशन की राइट है। सो वेयर अ गारंटीड डेथ हैज़ बिकम ड्यूड, यानी जो गारंटीड डेथ है उसका टाइम आ गया, ड्यू है, वो देना है अभी,
बट अ डिफ़ॉल्ट हैज़ बीन मेड बाय द प्रिंसिपल डेटर। लेकिन डिफ़ॉल्ट कर दिया किसने? प्रिंसिपल डेटर ने। तो डेट आ गया, टाइम आ गया पैसा रिटर्न करने का, बट प्रिंसिपल डेटर ने डिफ़ॉल्ट कर दिया। तो जब प्रिंसिपल डेटर डिफ़ॉल्ट कर देता है क्या? टू परफॉर्म हिज गारंटी ड्यूटी, जो भी गारंटीड ड्यूटी थी वो उसे परफॉर्म करने से डिफ़ॉल्ट कर देता है। तो फिर अब पैसे कौन देगा? श्योरिटी पेज द अमाउंट ऑन द पेमेंट बाय द श्योरिटी ऑफ द गारंटीड अमाउंट। जो भी गारंटीड अमाउंट है जब श्योरिटी उसको दे देता है तो ऑन परफॉर्मेंस ऑफ द जो गारंटीड ड्यूटी श्योरिटी ने परफॉर्म किया, जो कि किसकी थी? प्रिंसिपल डेटर की थी, द श्योरिटी इज एब्रोगेटेड टू द पोजीशन ऑफ क्रेडिटर। उस टाइम पे क्या होता है? श्योरिटी जो होता है वो क्रेडिटर के शूज़ में अपने पैर डालता है, दैट इज़ उसका स्टेप लेता है, उसकी जगह लेता है, उसके सारे राइट्स उसको मिल जाते हैं। देखो फॉर एग्जांपल सिंपल लाइन में बोले तो जो श्योरिटी होता है उसे क्रेडिटर, दैट इज जिसने पैसे दिए होते हैं, क्रेडिटर के पास जितनी अथॉरिटी होती है वो सारी अथॉरिटीज ट्रांसफ़र हो जाती हैं किसे? श्योरिटी को। दिस इज व्हाट राइट ऑफ सब्रोगेशन इज, जहाँ पे वो श्योरिटी जो है वो स्टेप इनटू द करता है, श्योरिटी स्टेप इनटू द शूज ऑफ ये क्या बोलेंगे, श्योरिटी स्टेप इनटू द शूज ऑफ प्रिंसिपल सॉरी क्रेडिटर, यानी कि श्योरिटी क्रेडिटर की जगह को ले लेता है। इसका मतलब क्या हुआ? कब से हम पढ़ रहे हैं कि श्योरिटी इसके शूज में स्टेप करता है या राइट ऑफ सब्रोगेशन है, बट व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स जैसे कि देखो ऐसा नहीं होता कि हम डायरेक्ट जाते हैं किसके पास? प्रिंसिपल डेटर के पास, मांगने के बाद पैसा नहीं दिया तो हम डायरेक्ट गारंटर के पास, दैट इज श्योरिटी के पास चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक सिचुएशन ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने बैंक से लोन लिया, एक श्योरिटी गारंटर भी दे दिया। अब बैंक ने आपको लोन तो दे दिया, बट जब ड्यू डेट आई लोन को पे करने की तो आप पे ही नहीं कर रहे हो, आप डिफ़ॉल्टर हो गए, आपको पे नहीं करना है, आपके पास पैसे अवेलेबल नहीं है। तो जैसे ही आप डिफ़ॉल्टर हो जाते हो वैसे सेकंड ऑप्शन हमको श्योरिटी को बुलाना पड़ेगा। तो हम श्योरिटी को कॉल कर रहे हैं या हम उसको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आपका जो श्योरिटी है वो कॉल पिक नहीं कर रहा है या फिर उसका फ़ोन बंद है, दैट इज़ नंबर चेंज हो गया या कोई और इशू है। तो यानी कि हमारा डेट भी ड्यू हो गया, हमको पैसे भी नहीं मिले और हम गारंटर से भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने सोचा काम करते हैं, छोड़ो हम प्रिंसिपल डेटर पे सेव कर देते हैं कि उसने हमारा सो अमाउंट लिया है, वो हमको रिटर्न करे, क्योंकि हमारा श्योरिटी पर्सन से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, अदरवाइज कोई कॉन्टैक्ट नहीं हुआ, अदरवाइज हमने उनसे ले लिए हुए थे। तो ठीक है, क्रेडिटर क्या कर सकता है? प्रिंसिपल डेटर पर स्यू कर सकता है, दैट इज केस कर सकता है, दैट इज FIR कर सकता है। तो ये जो राइट्स है क्रेडिटर के पास कि वो प्रिंसिपल डेटर पे स्यू कर सकता है और अपने अमाउंट को क्लेम कर सकता है, यही राइट्स तो श्योरिटी के पास भी है। जैसे ही राइट ऑफ सब्रोगेशन क्या बोलता है कि सेम राइट से आर विद द श्योरिटी पर्सन ऑल्सो, यानी कि अगर इसी सिचुएशन को चेंज कर दो, अगर जो प्रिंसिपल डेटर है उसने टाइम पे पैसे नहीं दिए, हम क्या हो गए? डिफ़ॉल्टर हो गए। श्योरिटी आया, श्योरिटी ने पैसे भर दिए, तो जब श्योरिटी प्रिंसिपल डेटर के पैसे को भरता है तो श्योरिटी का तो नुकसान हो रहा है ना, श्योरिटी के तो पैसे चले गए ना, वो भी किसकी वजह से? प्रिंसिपल डेटर की वजह से। तो यहाँ पर जो श्योरिटी है वो क्रेडिटर के शूज में स्टेप करता है, स्टेप इनटू द शूज ऑफ अ क्रेडिटर, बिकॉज जैसे ही श्योरिटी स्यू कर सकता था और अपने अमाउंट को क्लेम कर सकता था, रिटर्न मांग सकता था, वैसे सेम काम कौन कर सकता है? हमारा श्योरिटी भी। ये काम पहले कौन ऑफिशियली हमारी नज़रों में कौन कर सकता था? क्रेडिटर। लेकिन जब क्रेडिटर के पैसे श्योरिटी ने दे दिए तो यही कामों को कौन कर सकता है? खुद श्योरिटी। तो ये राइट ऑफ सब्रोगेशन है, जहाँ पे हम क्या करते हैं? एक श्योरिटी को एक क्रेडिटर के सारे राइट्स दे देते हैं। ओके, सेक्शन 140
राइट ऑफ सब्रोगेशन। नेक्स्ट हमारे पास है राइट टू बेनिफिट ऑफ क्रेडिटर्स सिक्योरिटी। राइट टू बेनिफिट ऑफ क्रेडिटर्स सिक्योरिटी। अगर क्रेडिटर की कोई भी सिक्योरिटी अवेलेबल है, किसके पास? क्रेडिटर के पास प्रिंसिपल डेटर की कोई भी सिक्योरिटी अवेलेबल है तो उसके बेनिफिट का राइट श्योरिटी के पास भी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोन लेने गए और लोन लेने के लिए आपने कहा मुझे 10 लाख का लोन चाहिए, तो बैंक ने बोला ठीक है लेकिन आप कुछ मॉर्गेज कर सकते हैं क्या लोन लेने के लिए? तो आपने बोला हाँ ठीक है, कार है मेरी, नैनो कार है, आप वो ले लीजिए। तो बैंक बोलेगी भाई नैनो कार जो है उसकी तो वैल्यू भी काफ़ी कम है, तो आप उसको मॉर्गेज करोगे तो आपका 10 लाख का तो लोन नहीं मिलेगा। तो एक काम करो, हम 3 लाख नैनो कार में काट लेते हैं, रिमेनिंग 7 लाख के लिए आप गारंटर लेके आ जाओ। ठीक है, चलो हमने गारंटर भी ला दिया, 10 लाख का लोन ले लिया। अब जब ये 10 लाख का लोन प्रिंसिपल डेटर नहीं पे करता है, वो डिफॉल्टर हो जाता है, डिफॉल्ट करता है प्रिंसिपल डेटर। तो डिफॉल्ट जब प्रिंसिपल डेटर करता है तो इस अमाउंट को भरने के लिए हम श्योरिटी को नहीं बोलेंगे कि वो 10 लाख के लोन के बदले 10 लाख रुपए भरे, हम श्योरिटी से सिर्फ 7 लाख ही लेंगे। वो 3 लाख रुपए जो कि उस नैनो कार की कीमत थी वो श्योरिटी नहीं पे करेगा। इट्स लाइक अगर प्रिंसिपल डेटर की कोई भी सिक्योरिटी अवेलेबल है क्रेडिटर के पास तो उसका बेनिफिट श्योरिटी को भी मिलेगा। यानी 3 लाख की कार ऑलरेडी अवेलेबल थी तो वो बेनिफिट किसको चला गया? श्योरिटी को भी चला गया। उसे पेमेंट करते समय सिर्फ 7 लाख रुपए देना पड़ेगा। दिस इज व्हाट बेनिफिट पे भी राइट्स है किसके? अपने श्योरिटी का। नेक्स्ट वी हैव अ राइट टू इंडेमनीफाई। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, राइट टू इंडेमनीफाई मतलब किसी के लॉस की भरपाई करना, टू मेक गुड द लॉसेस, किसी के लॉस को अच्छा बनाना। तो राइट टू इंडेमनिटी ये कहती है कि जो राइट के श्योरिटी के राइट्स हैं अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर, मतलब ये एक ऐसा राइट्स है जो प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट में होता है। तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगेन ये थर्ड वाला टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी का एग्रीमेंट है। ज़्यादातर हम इसको राइटिंग फॉर्म में एंट्री तो नहीं करते हैं, मतलब मैक्सिमम टाइम पे क्या होता है कि ये इम्प्लाइड ही कंसिडर किया जाता है। दैट इज रिटन फॉर्म में लिखा तो लिखा या नहीं भी लिखा तो इट इज प्रिज्यूम दैट कि अगर श्योरिटी ने पैसे दिए हैं किसको? प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ में क्रेडिटर को, तो वो अमाउंट वो प्रिंसिपल डेटर से रिकवर कर सकता है टू मेक गुड द लॉस, या फिर किसी के लॉस की भरपाई करना। तो प्रिंसिपल डेटर के डिफॉल्ट करने की वजह से जो लॉस सफ़र करना पड़ा श्योरिटी को, उस लॉस की भरपाई खुद प्रिंसिपल डेटर करेगा लेटर ऑन। यही राइट टू इंडेमनिटी है। नेक्स्ट वी हैव अ लॉ एज टू को श्योरिटीज। सो राइट ऑफ अ श्योरिटी अगेंस्ट अ को श्योरिटी। इसमें क्या है, एक श्योरिटी दूसरे श्योरिटी के राइट्स की बात करता है। तो वेयर 2 और मोर पर्सन्स आर को श्योरिटी, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा लोग जो श्योरिटी हैं फॉर द सेम डेट, एक ही डेट को लेके, तो फिर या तो वो जॉइंटली लाइबल होते हैं उसको पे करने के लिए या फिर वो सेवरली लाइबल होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सो जैसे कि अगर 1000 रुपये का डेट लिया है फॉर एग्जांपल, ABC ऐसी सिक्योरिटीज़ हैं, श्योरिटीज़ हैं जिन्होंने D को 3000 रुपये की गारंटी दी है। तो अगर डिफ़ॉल्ट करता है E, दैट इज़ प्रिंसिपल डेटर, तो ABC तीनों भी लाइबल हैं, मतलब 3 श्योरिटीज़ हैं तो तीनों भी लाइबल हैं। तो जितना अमाउंट है, वैसे तो ऑफिशियली जितना अमाउंट है या तो दोनों हाफ हाफ इक्वल रेशो पे रिस्पॉन्सिबल हैं, या फिर दो जो श्योरिटीज़ आए थे उन्होंने मेंशन किया है एग्रीमेंट में कि भाई मैं 6 लाख के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, ये 4 लाख के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। या फिर इक्वल रेशियो है, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। या फिर एक अकेला रेडी है 10 लाख भरने के लिए, दूसरे के पास पैसे ही नहीं है, तो एक ने बोला जाना दे, तू रहने दे, मैं भर देता हूँ, मैं प्रिंसिपल डेटर से ले लूँगा बाद में। तो इस सिचुएशन में भी क्या हो रहा है, एक जो श्योरिटी है वो इंडिविजुअली पेमेंट कर रहा है तो भी चलेगा, बट को श्योरिटी अगर है तो वो भी बाउंड होता है उस अमाउंट को पे करने के लिए। तो इट्स लाइक क्रेडिटर को इस बात से मतलब नहीं है कि 2 श्योरिटी है तो दोनों आधा आधा दे रहे हैं या अपना अपना हिस्सा दे रहे हैं या कोई एक पूरा दे रहा है, बैंक को इससे लेना देना नहीं है। बैंक को तो सिर्फ इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि क्रेडिटर को कि उसका अमाउंट उसको रिटर्न हो जाए। बट जो को श्योरिटीज़ होते हैं जनरली दे आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल, अब इर्रिस्पेक्टिव ऑफ उन्होंने कोई रेशियो डिसाइड ना किया हो तो।
डिसाइड किया है तो दे आर रिस्पॉन्सिबल अकॉर्डिंग टू दैट रेशियो। अब वो भी डिसाइडेड नहीं है तो किसी के पास अगर पैसे ज़्यादा कम हो तो दोनों में से कोई एक दे देगा तो भी चलेगा। विद दिस हमारा श्योरिटी के जो राइट्स हैं, दैट इज जो भी अधिकार हैं श्योरिटी के पास, वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। तो राइट ऑफ सब्रोगेशन, राइट टू बेनिफिट ऑफ क्रेडिटर्स सिक्योरिटी, देन राइट टू इंडेमनिटी, देन लॉ एज टू को श्योरिटी, ये सारे श्योरिटी के राइट्स हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं डिस्चार्ज ऑफ अ श्योरिटी। तो सिंपली द टर्म डिस्चार्ज मीन्स टू फ्री, टू मेक फ्री, यानी कि जो श्योरिटी है वो कब अपनी लाइबिलिटी से फ्री हो जाता है, किन सिचुएशंस में, अंडर विच सर्कमस्टेंसेस वी विल प्रिज्यूम दैट श्योरिटी पर्सन इज फ्री फ्रॉम हिज लाइबिलिटी। तो ऐसी कौन सी सिचुएशंस आएंगी? सो भाई इन केस अगर ऐसा हो कि श्योरिटी जो है वो खुद से नोटिस इशू कर देता है क्रेडिटर को भी और प्रिंसिपल डेटर को भी कि फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू बी योर श्योरिटी, आज के बाद मैं आपकी श्योरिटी नहीं लेना चाहता या नहीं बनना चाहता। इन दैट केस बाय नोटिस जो श्योरिटी होती है वो अपने श्योरिटीशिप को रिवोक कर सकती है, यानी वापस ले सकती है कि अभी तक तो मैं था आपका श्योरिटी बट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई डोंट वांट टू कंटिन्यू विद इट, आज के बाद से मुझे आपकी श्योरिटी नहीं बननी है। तो वो एक एप्लीकेशन देगा। बट जिस दिन श्योरिटी ये कह रहा है कि मुझे आपकी श्योरिटी नहीं बननी है, आपके केस में ये लो क्या एप्लीकेशन की श्योरिटी नहीं बननी है, रिवोक कर रहा हूँ मैं अपना परमिशन। तो इस सिचुएशन में जो भी पास्ट ट्रांजैक्शंस है दैट इज टिल टुडे, जिस दिन श्योरिटी ने एप्लीकेशन दिया है उस दिन तक की लायबिलिटी जो है वो श्योरिटी की होगी जो एप्लीकेशन को विड्रॉ कर रहा है। और जैसे ही वो एप्लीकेशंस को विड्रॉ कर लेता है, आफ्टर द विड्रॉवल जब दूसरी श्योरिटी आती है उसको रिप्लेस करती है, तो जो दूसरी श्योरिटी होगी जैसे ही वो अपना एप्लीकेशन देती है तो वो लाइबल हो जाएगी। यानी कि फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के लिए कौन लाइबल होता है? दूसरा वाला श्योरिटी जो आएगा। और जो श्योरिटी ऑलरेडी है, जिसने ऑलरेडी खुद को रिवोक कर लिया है, वो सिर्फ पास्ट ट्रांजैक्शंस के लिए लाइबल होगा। जो न्यू आएगा वो प्रेजेंट के लिए भी लाइबल होगा और फ्यूचर के ट्रांजैक्शंस के लिए भी वही लाइबल होगा। अंडरस्टूड? अब जिस श्योरिटी ने खुद को श्योरिटीशिप से रिवोक कर लिया है वो आगे के ट्रांजैक्शंस के लिए लाइबल नहीं होगा बिकॉज उसने खुद को रिवोक कर लिया, लेकिन हाँ उसके रहते जितने ट्रांजैक्शंस हुए थे दैट इज पास्ट वाले उसमें वो लाइबल होगा। बट सिंपल एक मोड है दैट इज बाय नोटिस, बाय द वे ऑफ अ नोटिस आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को रिवोक कर सकते हो, श्योरिटीशिप के एप्लीकेशंस को रिवोक कर सकते हो। सेकेंड ऑप्शन वी हैव बाय द डेथ ऑफ द श्योरिटी, दैट इज जब श्योरिटी की डेथ हो जाती है। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है कि जब श्योरिटी की डेथ ही हो गई तो डेथ होने के बाद तो फिर कुछ ऑप्शन ही नहीं बचा। सो यहाँ पे रिवोकेशन कैसे होगा? रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी जो है वो अगेन यहाँ पे भी फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के लिए ही होगा। तो जो नोटिस ऑफ अ डेथ है ऑफ द श्योरिटी ये सफिशिएंट कंसिडर की जाएगी श्योरिटीशिप के रिवोकेशन के लिए। क्या? नोटिस ऑफ डेथ, सामने वाले की डेथ का नोटिस एक अगर आप सबमिट कर देते हो क्रेडिटर के पास तो वो नोटिस को इनफ एविडेंस कंसिडर किया जाएगा ये प्रिज्यूम करने के लिए कि हाँ उसकी डेथ हो चुकी है और फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये तो श्योरिटी क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव अ बाय डिस्चार्ज ऑफ अ श्योरिटी। The surety is discharged in any of the more ways, that is by variance in the terms of the contract. Variance, the term variance means changes. That is आपके contract के terms में अगर आप कोई variance करते हो, changes करते हो, तो इससे भी surety discharge हो सकता है। जैसे कि any changes made without the surety's consent in the terms of the contract between the principal, debtor और creditor क्या हो जाएगा? विल डिस्चार्ज द श्योरिटी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका फ्रेंड आपके पास आता है, बोलता है भाई मुझे कुछ पैसे बोरो करने हैं तो मैं जा रहा हूँ पैसे ले लें, बस तो वो थोड़ा गारंटी ले लेता तो मेरा काम हो जाता है। जस्ट बी ए श्योरिटी, ज़्यादा नहीं है 20,000 लूँगा, बस सिर्फ 20,000 रुपये लेने हैं मुझे, तो 20,000 में ले लेता हूँ तो गारंटर बन जा, मैं 1 महीने में वापस कर दूँगा। आफ्टर दैट जब वो प्रिंसिपल डेटर जाता है किसके पास? क्रेडिटर के पास, तो वहाँ जाके उसका मन बदल जाता है। इस की एक काम करिए आप 20 नहीं 30,000 कर दीजिए।
तो आप मुझे 30,000 रुपये का लोन दे दो, गारंटर में लेके आया हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने वेरिएंस किया इन द चेंज ऑफ टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। हमने श्योरिटी से कहा था 20,000, हमने बदलाव कर दिया कि हम ले रहे हैं 30,000। तो अगर आप ऐसा कोई चेंजेस करते हो जो कि श्योरिटी को नहीं पता, उसके नॉलेज में नहीं है, या आपने उसे इन्फॉर्म नहीं किया, या आपने उससे पूछा नहीं, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इनवैलिड हो जाता है। तो यानी श्योरिटी ने कहा था हाँ ठीक है चलेगा, मैं गारंटी ले लेता हूँ भाई, पैसे दे दे, तो ठीक है, बट श्योरिटी को अभी तक ये नहीं पता कि वो अमाउंट 20,000 नहीं 30,000 है। एक हफ्ते बाद सडनली उसे पता चला कि 30,000 रुपीज़ दिया था। तो यहाँ पे जो गारंटी श्योरिटी ने ली है, उस गारंटी की कोई वैल्यू नहीं है। मतलब श्योरिटी इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल इन केस ऑफ अ डिफ़ॉल्ट ऑफ अ प्रिंसिपल डेटर, बिकॉज उससे खुद से झूठ बोला गया था। तो यानी ऐसे सिचुएशंस में जो श्योरिटीज़ होते हैं दे आर नॉट लाइबल अगर टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट में कोई वेरिएंस हो, कोई चेंजेस हो। तो नेक्स्ट वी हैव अ बाय रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ अ प्रिंसिपल डेटर। अगर ऐसा हो कि खुद प्रिंसिपल डेटर को ही रिलीज, फ्री या फिर डिस्चार्ज कर दिया जाए, तो अब देखो जो प्रिंसिपल डेटर है मेन तो वही है, पैसे तो उसी ने लिए। अब अगर उसी की लाइबिलिटी को से उसी को फ्री कर दिया जाए, इट्स लाइक कि क्रेडिटर जो है वो फ्रेंड था, प्रिंसिपल डेटा को बोला ठीक है भाई चल जाने दे, तू मत दे मेरे को पैसे, रख ले तू 10,000 रुपये। बट इट्स लाइक कि अगर वो प्रिंसिपल डेटर को कह रहा है कि मुझे रिटर्न मत देना, फिर वो श्योरिटी को जाके नहीं बोल सकता कि प्रिंसिपल डेटर तो मुझे पैसे देने, फिर नाउ तुम उसकी श्योरिटी हो, दैट इज़ तुम उसके गारंटर हो, तो तुम मुझे पैसे दो। जैसे ही हम प्रिंसिपल डेटर को उनकी लायबिलिटी से डिस्चार्ज करते हैं, एट द सेम टाइम जो भी उनका ये होता है श्योरिटी, वो भी ऑटोमेटिक डिस्चार्ज हो जाता है। दैट्स माई पॉइंट सेज discharge of a principal debtor results to discharge of a surety. So we say surety is discharged by the any contract, कोई भी contract अगर होता है between the creditor and the principal debtor by which principal debtor is released, तो फिर कौन रिलीज हो जाएगा, उसका consequences क्या होगा कि हमारी surety भी रिलीज हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। नेक्स्ट वी हैव बाय द क्रेडिटर कंपाउंडिंग विद द प्रिंसिपल डेटर। अगर ऐसा हो, एक एग्जांपल भी देख लेते हैं प्रीवियस वाले सिचुएशन का। दैट इज इफ ए कॉन्ट्रैक्ट्स विथ बी फॉर अ फिक्स्ड प्राइस टू बिल्ड अ हाउस फॉर बी विद इन स्टिपुलेटेड टाइम, दैट इज विद इन अ डिसाइडेड टाइम। बी सप्लाइंग द नेसेसरी टिम्बर, बी जो है वो नेसेसरी टिम्बर प्रोवाइड कर रहा है, सी गारंटी ए के परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को। बी ओमिट्स टू सप्लाई द टिम्बर, बी ने मना कर दिया। जब बी सप्लाई ही नहीं करेगा टिम्बर को, तो सी इज़ नॉट फर्दर रिस्पॉन्सिबल, सो हियर सी इज ऑल्सो डिस्चार्ज फ्रॉम हिज श्योरिटी शीट। हाउएवर इफ द क्रेडिटर ने एक्सप्रेसली रिजर्व किया होता अपनी रेमेडी को अगेंस्ट द श्योरिटी विद द कंसेंट ऑफ द श्योरिटी, देन श्योरिटी इज नॉट डिस्चार्ज। मतलब अगर पहले ही बोला जाए कि भाई इट्स लाइक ये पैसे नहीं दे सकता है, या ये अपने एक्ट या अपने काम को नहीं कर सकता है, तो फिर भी तुझे पैसे मुझे देने पड़ेंगे। देयर इज एक्सप्रेस वे में अगर आपने अपने राइट्स को रिजर्व रखा है, तो फिर आप उस चीज़ को क्लेम कर सकते हो। नेक्स्ट वी हैव अ बाय क्रेडिटर लूजिंग सिक्योरिटी अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर। दैट इज इफ द क्रेडिटर लॉसेस और विदाउट द कंसेंट ऑफ द श्योरिटी parts with the securities he has against the principal debtor at the time with the contract of suretyship is entered into, the surety discharged to the extent of the value of the security। आप यहाँ पे सेम एग्जांपल ले सकते हो, दैट इज अगर लोन लेते समय इट वाज डिसाइडेड बिटवीन द पार्टीज दैट कि ठीक है 3 लाख का नैनो कार ले लो गारंटी में, और 7 लाख के लिए मैं आपको गारंटर ला के देता हूँ। तो इन केस ऑफ अ डिफ़ॉल्ट, अगर कोई भी डिफ़ॉल्ट होता है तो फिर वो इज़ नॉट लाइबल। श्योरिटी जो है वो उस 3,000 के लिए लाइबल नहीं है, जो कि उस 3 लाख के लिए लाइबल नहीं है, जो कि उस कार की कीमत है। अगर कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी दी गई है ऑलरेडी बाय द प्रिंसिपल डेटर टू द क्रेडिटर, तो उस एक्सटेंट के लिए जो हमारा श्योरिटी होता है वो फ्री हो जाता है अपनी लाइबिलिटी से। तो श्योरिटी पर्सन नॉट लाइबल फॉर द 3 lakhs,
3 lakhs, he is only liable for the remaining 7 lakhs. तो यानी कि वो अपने उन 3 लाख की लायबिलिटी से, जिम्मेदारियों से फ्री हो जाता है. Next point we have a by misrepresentation, that is where a creditor misrepresents to the surety regarding the material fact. That is creditor ने क्या किया, कोई important या कोई ज़रूरी बात छुपाई, तो फिर जो भी गारंटी वो दिया जाएगा, श्योरिटी ने जो भी गारंटी दी है वो अपनी उस गारंटी देने या अपनी उस जिम्मेदारी से फ्री हो जाता है, बिकॉज उसे सारी चीज़ें सच और सही से ही नहीं बताई गई थी. देन बाय कंसीलमेंट, कंसीलमेंट का मतलब छुपाना, जानबूझ के इंटेंशनली झूठ को बोलना, किसी को चीट करने के इंटेंशन से. सो व्हेन अ क्रेडिटर ऑब्टेन यानी जब कोई क्रेडिटर परमिशन लेता है किसी गारंटर की, बाय कंसीलिंग और बाय कीपिंग साइलेंट ओवर द मटेरियल फैक्ट, देन द श्योरिटी इज डिस्चार्ज एज टू द गारंटी इज इनवैलिड. फेलियर ऑफ अ को-श्योरिटी टू ज्वाइन, अगर ऐसा हो कि फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ अ सम पर्सन टू ज्वाइन द श्योरिटी who gives the guarantee on the express understanding that the creditor shall not act upon it until such another person has joined it as a co-surety. The situation invalidates the guarantee and therefore discharge the surety. यानी अगर ऐसा कहा गया है कि भाई दूसरा वाला श्योरिटी भी आ रहा है तो आप दोनों मिलके एक साथ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ श्योरिटीशिप में एंटर कीजिए और हम कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ा लेते हैं. बट हुआ यूँ कि दूसरा आया नहीं और एक ने अकेले ने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया, तो जहाँ 2 लोगों को एक साथ को श्योरिटी लेनी थी, एक अकेला व्यक्ति अगर उस ट्रांजैक्शन के लिए हाँ करता है तो उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है. दैट ट्रांजैक्शन इज इनवैलिड. नाउ ये सिचुएशंस हैं जहाँ पे श्योरिटी जो होता है वो डिस्चार्ज हो जाता है अपनी लायबिलिटी से, दैट इज़ उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है. इन सिचुएशंस में वो अपनी जिम्मेदारियों से फ्री हो चुका है. अब ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं जब वो फ्री नहीं होता है, that is surety is not discharged. So अगर ऐसा हो, that is when the agreements are made by the creditor with the third person to give time to principal debtor. When the agreement is made by the creditor with the third person to give time to principal debtor. When release of a one co-surety, it's like where there are co-sureties released by the creditor, one of them does not discharge the others, neither does it free the surety so released from his responsibility to the other security. These are the consequences. That is, ये वो situations है जहाँ पे श्योरिटियाँ not discharge होती हैं, डिस्चार्ज नहीं की जाती. नेक्स्ट वी हैव अ इनवैलिड गारंटी. कब से हम कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ रहे हैं, टर्म्स ऑफ गारंटी को पढ़ रहे हैं, गारंटी. सो इनवैलिड गारंटी, द फॉलोइंग जो सर्कमस्टेंसेज है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के, ये इनवैलिड कर देते हैं किसी भी गारंटी को. वेयर गारंटी ऑब्टेन बाय मिसरिप्रेजेंटेशन, ऑफकोर्स अगर आपने किसी की गारंटी को मिसरिप्रेजेंट करके, फॉल्स रिप्रेजेंट करके, झूठ बोल के लिया गया है तो दैट इज इनवैलिड ओनली. सो एनी गारंटी विच हैज़ बीन ऑब्टेन बाय द मीन्स ऑफ अ मिसरिप्रेजेंटेशन made by the creditor or with his knowledge or assent concerning material fact, तो इस ट्रांजेक्शन को हम इनवैलिड बोलेंगे. गारंटी ऑब्टेन बाय अगर कंसीलमेंट है तो एनी एग्रीमेंट विच द क्रेडिटर हैज़ ऑब्टेन बाय द मीन्स ऑफ अ कंसीलमेंट मटेरियल फैक्ट इज ऑल्सो इनवैलिड. वो एग्रीमेंट भी क्या होगा, इनवैलिड होगा. गारंटी और कंसेंट दैट को श्योरिटी सेल जॉइंट. सो ये क्या है, व्हेन द पर्सन गिव्स अ गारंटी upon a contract that a creditor will not act upon it until another person has joined it as a co-surety. The guarantee is so valid if the person does not join. Okay, with this topic also ends here. Okay, so discharge of a surety. दिस पॉइंट्स एंड है. तो एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं कि हमने ओवरऑल क्या पढ़ा. तो ओवरऑल हमने देखा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो होती है, डिवाइस बाद में कर लेंगे.
थोड़ा सा अबेलमेंट और प्लेज को भी देख लेते हैं, या फिर रिवाइज कर लेते हैं फिर करते हैं। ओके, सो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा दैट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो होती है उसमें 3 पार्टीज होते हैं, प्रिंसिपल डेटर, क्रेडिटर और श्योरिटी। प्रिंसिपल डेटर कौन होता है? जो डिफ़ॉल्ट करता है या जिसके बदले हम गारंटी को लेते हैं। क्रेडिटर जो पैसे दे रहा है, टू whom the guarantee is given. Surety, the person who gives the guarantee is known as a surety. एग्रीमेंट्स भी 3 होते हैं, बिटवीन द प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर, या फिर क्रेडिटर एंड श्योरिटी, या फिर प्रिंसिपल डेटर एंड श्योरिटी। डेफिनेशन पार्ट में हमने देखा कि ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो प्रॉमिस और डिस्चार्ज करता है लायबिलिटी ऑफ द थर्ड पर्सन को इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। देन राइट्स ऑफ श्योरिटी में हमने देखा राइट्स ऑफ सब्रोगेशन विच इज़ गिवन इन द सेक्शन 140, जहाँ राइट ऑफ सब्रोगेशन में एक कोई स्टेप इनटू द करता है शूज ऑफ अनदर, दैट इज श्योरिटी के बदले उसके राइट्स, श्योरिटी के डेडिकेशन के बदले उसके राइट। तो श्योरिटी ऑफ सब्रोगेशन में जो है वो श्योरिटी जगह लेता है किसकी? क्रेडिटर की। सो इन केस अगर क्रेडिटर को अपने पैसे प्रिंसिपल डेटर ने टाइम पे वापस नहीं किया या फिर रिपे नहीं किया, तो अगर टाइम पे रिपे नहीं किया तो क्रेडिटर इज श्योरिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। तो जो श्योरिटी है वो क्या करेगी? राइट ऑफ सब्रोगेशन यूज़ करेगी। दैट इज़ अपने पैसे देने के बाद श्योरिटी खुद उस जगह पे खड़ी हो सकती है जहाँ पे कि क्रेडिटर खड़ा है, यानी कि जैसे ही श्योरिटी ने अपने पैसे दिए वैसे ही वो उस पैसे को प्रिंसिपल डेटर से क्लेम कर सकती है। राइट टू बेनिफिट ऑफ क्रेडिटर सिक्योरिटी में हमने क्या देखा कि अगर कोई सिक्योरिटी है डेटर की हो या क्रेडिटर की हो, इट्स लाइक सिक्योरिटीज अगर हैं तो फिर क्या करना चाहिए? उन सिक्योरिटीज़ की कीमत कटनी चाहिए। कहाँ पे कटनी चाहिए? जो लायबिलिटी है एम्प्लॉयर की, कहाँ की लायबिलिटी है? एम्प्लॉय की। जो भी लायबिलिटीज़ है एम्प्लॉयज़ की, उन लायबिलिटीज़ पे राइट टू लायबल ऑफ क्रेडिटर सिक्योरिटी। क्रेडिटर सिक्योरिटी में अगर कोई अमाउंट है जो लोन से जुड़ा हुआ है, दैट इज़ कोई ऐसा सामान है या कुछ है जो गिरवी रखा है, अगर उसे जो भी गिरवी रखा है उसका जो भी वैल्यू है उस अमाउंट को डिडक्ट किया जाएगा एट द टाइम ऑफ फाइनल के टाइम पे हम उस अमाउंट को डिडक्ट करेंगे कि कितना है और कितना नहीं। सो राइट टू इंडेमनिटी। राइट टू इंडेमनिटी में हम किसी के लॉस को गुड बनाते हैं। तो यहाँ पे हम किसके लॉस को गुड बना रहे हैं? तो राइट ऑफ इंडेमनिटी में एक पर्सन है इंडेमनीफायर जो दूसरे पर्सन को इंडेमनिटी होल्डर, इंडेमनीफायर इंडेमनिटी होल्डर के बीच का रिलेशन है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। सो हाँ, राइट टू इंडेमनिटी में जो पर्सन दूसरा वाला है उसके पास राइट्स होते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के थ्रू अपने लॉसेस को क्लेम कर सके। तो कौन करेगा? जाहिर सी बात है, हु इज़ गोइंग टू क्लेम? एनीवन? श्योरिटी विल क्लेम, है ना, श्योरिटी क्लेम करेगा। सो क्या क्लेम करेगा? इंडेमनिटी। दैट इज आपकी जैसे मेरा लॉस हुआ है और आप उसकी भरपाई करो। लॉ ऑफ को श्योरिटीज़ में या तो सारे श्योरिटीज़ अकेले रिस्पॉन्सिबल होते हैं, या तो इंडिविजुअली लायबल होते हैं, या तो ऑल टुगेदर लायबल होते हैं। दिस इज व्हाट द राइट एज टू को श्योरिटीज़। नेक्स्ट वी हैव अ डिस्चार्ज ऑफ अ श्योरिटी। डिस्चार्ज ऑफ अ श्योरिटी में हमने देखा कि वी हैव अ रिवोकेशन बाय द नोटिस, जहाँ पे जो श्योरिटी है वो खुद को नोटिस पीरियड से डिस्चार्ज कर सकता है। खुद को नोटिस पीरियड के अलावा सेकेंड ऑप्शन है कि अगर श्योरिटी की डेथ हो जाती है तो भी वो खुद को डिस्चार्ज कर सकता है। डिस्चार्ज क्या करेगा? आफ्टर द बीइंग डेथ बाय द ऑफ एनी पर्सन, तो है ही नहीं, तो फिर डिस्चार्ज करने की बात ही नहीं आती है। बट एज अ पॉइंट आफ्टर दिस श्योरिटी में भी डिस्चार्ज, दैट इज आफ्टर डेथ। Plus because of the novation of a contract also surety get discharged. Surety get discharged by novation of a contract also. So novation of a contract से भी surety discharge हो जाता है।
Novation of a contract means when there is any new terms or conditions introduced in the contract, then the surety will get discharged. Then by creditor and variance in the terms that we discussed, released by the discharge, यानी जैसे ही डिस्चार्ज होता है प्रिंसिपल डेटर, एट द सेम टाइम प्रिंसिपल डेटर के डिस्चार्ज होते ही वी कंसिडर दैट श्योरिटी पर्सन भी डिस्चार्ज हो जाता है, इज नो मोर लाइबल. कंपाउंडिंग अगर करते हैं तो भी डिस्चार्ज हो जाता है श्योरिटी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म कंपाउंडिंग? हियर द टर्म कंपाउंडिंग मीन्स इट्स लाइक, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देख लेते हैं. इन केस अगर कोई पर्सन है जो कोई क्रेडिटर है जिससे प्रिंसिपल डेटर ने 5000 रुपीज़ लिया हुआ है, एट द टाइम ऑफ अ रिटर्निंग प्रिंसिपल डेटर सेड टू द क्रेडिटर दैट ओके यू जस्ट टेक 3000 ओनली ना इन कंपेरिजन ये फ्रॉम द सम टोटल ऑफ 5000, दैट इज 5000 में से ही सेइंग कि 3000 ले लो, आई डोंट नो 2000 या फिर पूरा 5000, वेदर आई विल बी एबल टू पे इट और नॉट. So just take 3000 at least against the whole amount of 5000. तो if creditor accept it, तो it means 5000 के अमाउंट के बदले ही is taking 3000 only. तो अगर यहाँ पे क्रेडिटर एक बार 3000 लेता है तो लेटर ऑन एक हैंड से कि भाई आप जो रिमेनिंग 2000 है वो श्योरिटी देगा. नो, बिकॉज अगर क्रेडिटर ने कंपाउंड कर लिया है प्रिंसिपल डेटर के साथ किसी पर्टिकुलर अमाउंट के बदले में कोई कम अमाउंट अगर एक्सेप्ट किया है तो वंस इट इज़ एक्सेप्टेड later on with you cannot deny from it or remaining amount you cannot claim from the surety. यानी कि once if you accepted तो आपको remaining amount भी accept करना पड़ेगा और surety भी पूरे amount के लिए liable नहीं होगा. With this कुछ liabilities हमने देखी, loss of security वाला केस, then misrepresentation and concealment and failure of a surety. ये पॉइंट्स हमने डिस्कस किए. लॉस ऑफ सिक्योरिटी में क्या हमने देखा कि अगर कोई सिक्योरिटी अवेलेबल है क्रेडिटर के पास, इट मे बी अ हाउस, इट मे बी अ कार, इट मे बी अ गोल्ड एंड ऑल, तो जो भी सिक्योरिटी अवेलेबल है उस सिक्योरिटी का जितना भी कॉस्ट होता है उस कॉस्ट के डिडक्शन के बाद रिमेनिंग अमाउंट यही लाइबल होता है हमारा श्योरिटी. सो दिस इज़ व्हाट द बेनिफिट इज़ विद द श्योरिटी इज दैट ही इज़ लाइबल ओनली फॉर द सिक्योरिटी अमाउंट के बाद जो बचा होगा हमारा लोन अमाउंट, ओनली फॉर दैट अमाउंट. आफ्टर दैट वी हैव बाय द वे ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन, दैट इज अगर आपको मिसरिप्रेजेंट करके फॉल्स मिसरिप्रेजेंटेशन करके कोई झूठ बोल के या कुछ झूठ बोल के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराया गया है तो फिर भी आप कॉन्ट्रैक्ट से खुद को डिस्चार्ज कर सकते हो. ऑफकोर्स इन द केस ऑफ कंसीलमेंट, दैट इज जानबूझ के इंटेंशनली किसी को चीट करने के लिए अगर श्योरिटी बनाया गया है तो इन दैट केस ऑल्सो दैट पर्सन कैन गेट डिस्चार्ज. अगर ये बात डिस्क्लोज हो जाती है दैट इज देयर इज कंसीलमेंट ऑफ एनी मटेरियल फैक्ट. प्लस फेलियर ऑफ अ को श्योरिटी, दैट इज जैसे ही को श्योरिटी अगर फेल हो जाता है, फेलियर ऑफ अ को श्योरिटी, तो जो रिमेनिंग श्योरिटीज होते हैं दे आर लाइबल फॉर दैट अमाउंट दे हैव टू पे. बट अगर जो ये है दैट इज प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर अगर किसी को श्योरिटी को रिलीज कर देता है उसकी लाइबिलिटी से पे करने के लिए, तो इट डज नॉट मीन्स कि जो और भी बचे हुए श्योरिटीज़ हैं दे आर ऑल्सो गेट डिस्चार्ज बाय द सेम. नो, दे आर नॉट डिस्चार्ज. यानी कि जो अगर फॉर एग्जांपल इफ देयर आर 2 or 3 श्योरिटीज, क्रेडिटर सेड टू ए दैट यू आर डिस्चार्ज फ्रॉम योर लाइबिलिटी, यू डोंट पे योर अमाउंट, इट डज नॉट मीन कि बी और सी भी अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हुए. द पर्सन जैसे मैंशन किया गया है दैट दिस पर्सन इज डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लाइबिलिटी, तो सिर्फ वही पर्सन डिस्चार्ज होता है. Next we have a failure of a consideration. Of course if there is no consideration then there is no contract at all only. तो जब कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी भी कहाँ से आएगा, देन इट इज़ ऑल्सो नॉट देयर इन एग्जिस्टेंस. तो अगर आप श्योरिटी के लाइबिलिटी की बात करें तो लाइबिलिटी ऑफ अ श्योरिटी इज को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर unless it is provided by the contract. अगर हम देखेंगे तो फॉर एग्जांपल if A agrees to B the payment of a bill of exchange by the C as the acceptor, the bill is dishonored by the C, then A is not liable only for the amount of bill but also for the interest and charges which may have become due on it. Okay, so the surety may limit his liability at the optioning of entering into the contract of guarantee to a fixed sum. This option is available with the surety. But if the principal debtor is not liable on the principal debt,
Surety is also not liable. Release of a principal debtor by the creditor without expressly reserving his right against the surety would also release the surety. Surety is jointly and severally liable with the principal debtor. Surety's liability also depend on the terms of the contract. So it's like altogether we are ends here with the concept of a surety. So surety का concept ends here. नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे विथ व्हाट इज बेलमेंट एंड प्लेज. बेलमेंट एंड प्लेज के कॉन्सेप्ट को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. दिस लेक्चर आई एम कंक्लूडिंग हियर ओनली. सो नेक्स्ट लेक्चर में वी विल कंटिन्यू विद द बेलमेंट और प्लेज. इसके पहले के जो भी टॉपिक्स थे दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, गारंटी एंड ऑल स्मॉल टॉपिक्स वो सब हमारा डिस्कस करके हो चुका है. ओके. So this lecture I am concluding here only.